हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, या फिर हम कहें कि न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डीएनटीपीज के बारे में बात किया, एनटीपीज के बारे में बात किया, जितने तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पॉसिबल हैं डीएनए और आरएनए में उनके बारे में बात किया। ठीक है, तो कुल मिला के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत होती है उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस तरह से पॉलीमराइज होकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, कौन से लिंकेज वहां पे इन्वॉल्व हैं, डायरेक्शनलिटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एक बार नजर डालते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, आपको लास्ट लेक्चर से भी पता चल गई होगी और आपको पहले से भी पता होगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देने वाला है वो ये है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते कैसे हैं? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और उनमें उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी कैसे? कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप। अब 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप कहां पे होगा? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होगा पेंटोज शुगर में, क्योंकि पेंटोज शुगर के जो कार्बन्स हैं उनकी नंबरिंग हम लोग प्राइम के फॉर्म में करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो कंडेंसेशन रिएक्शंस अकर्स बिटवीन 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूनिट। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूनिट मतलब जो पहला न्यूक्लियोटाइड यूनिट होगा उसका 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड यूनिट विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फॉर्मेशन किस चीज का होगा? न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से पूरी रिएक्शन होती है, किस तरह से दो न्यूक्लियोटाइड्स आकर के जुड़ते हैं, हम लोग ये एक स्ट्रक्चर के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो कैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको बताया 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होती है शुगर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो इन तीनों को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है और हमेशा रिंग्ड स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरानोज फॉर्म ऑफ द शुगर। ठीक है, फ्यूरानोज फॉर्म, हमेशा फ्यूरानोज फॉर्म में प्रेजेंट होगी शुगर। ठीक है, अब ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी मैं एक जनरल न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं। ठीक है, जनरल न्यूक्लियोटाइड हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है कार्बन नंबर 1 प्राइम, ये होता है 2 प्राइम, ये होता है 3 प्राइम, ये होता है 4 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम जहां से CH2OH। ठीक है, ये होता है 5 प्राइम। ठीक है, 3 प्राइम पे मैंने आपको बताया था कि OH होता है। ठीक है, और 5 प्राइम पे लगा होता है फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट लगा होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो बेसिकली डीएनटीपीज होते हैं। डीएनटीपीज होते हैं, अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनटीपीज होते हैं और आरएनए की बात करें तो एनटीपीज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एनटीपीज होते हैं। ठीक, और एनटीपीज का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ट्राइफॉस्फेट, तो यहां पे मैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही बनाऊंगा। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट बनाऊंगा, मतलब एटीपी जीटीपी वाला फॉर्म जो होता है वो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से फॉस्फेट लगा होता है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक फॉस्फेट
ठीक है, दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे जिगजैग तरीके से बनाया है, इनको कहा जाता है फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। मैं बायोएनर्जेटिक्स में बहुत डिटेल में बात करूंगा इन बॉन्ड्स की। इनको कहा जाता है फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, और ये बहुत ही हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, उसकी जो एनर्जी का सोर्स होता है वो यही फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स ही होते हैं। तो एटीपी से जो एनर्जी आती है, एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है, यही फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ही टूटते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। ठीक है, तो ये फास्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे फॉस्फेट्स 5 प्राइम एंड से जुड़े होते हैं। 3 प्राइम एंड पे क्या है, OH है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हमारा है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। अब इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा। ठीक, ये आ गया दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इसकी पेंटोज शुगर हो गई। ठीक है, ये इसकी पेंटोज शुगर हो गई और ये इसके कार्बन्स हो गए 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम। 5 प्राइम पे क्या है, 5 प्राइम पे CH2 के साथ में ये O, और फिर यहाँ पे क्या है, 3 फॉस्फेट्स जुड़े हुए हैं। फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट नंबर 2 और फिर क्या है, फॉस्फेट नंबर 3। ठीक है, ये आ गए दोनों। अब मैंने आपको बताया कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट्स के बीच में क्या होता है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, नोट करते चलिएगा कि एक चीज यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन शुरू कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो OH ग्रुप होता है, 3 प्राइम OH ग्रुप होता है, ये रिएक्टिव ग्रुप होता है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो फॉस्फेट्स लगे हैं इन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, इस फॉस्फेट के साथ में ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इस फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तब यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। और होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ से एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ यहाँ से पायरोफॉस्फेट भी, 2 फॉस्फेट निकलेंगे। और जब 2 फॉस्फेट निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, PPI, पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। अब ये दोनों फॉस्फेट भी निकल गए। ठीक है, वाटर निकल गया। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से जुड़ेंगी देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई पहली, ये हो गई पहली यूनिट। ठीक है, इस पे क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट है। यहाँ पे क्या था, OH था। अब क्या होगा, अब ये OPO। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये दूसरी यूनिट। ठीक है, ये है 5 प्राइम और ये हो गया OH, ये हो गया 3 प्राइम। ठीक है, ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम। इसी तरह से ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम हो गया। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन नंबर 1 होता है पेंटोज शुगर का, वहां से क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है। इसी तरह से इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, डिपेंड करेगा न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजनस बेस होगा। ठीक है, अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे। इसी तरीके से अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा, ये OH अटैक करेगा, पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 5 प्राइम डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ एक्सपोज है और 3 प्राइम डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ एक्सपोज है। और 3 प्राइम डायरेक्शन का जो OH ग्रुप है वो आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है जिसके थ्रू ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनको कहा जाता है फॉस्फो
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, और ये एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बनने की। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, होता क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आती हैं और आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं, यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया। जो 3 प्राइम पे OH है वो 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करता है। जैसे ही ये 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड से जुड़ जाएंगे बाय द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज, और ये एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और निकल के सामने आती है कि ये जो ठीक है, इसकी जो बैकबोन है, ये जो कोवैलेंट बैकबोन यहाँ पे बनती जा रही है, कोवैलेंट बैकबोन, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि द कोवैलेंट बैकबोन ऑफ द कोवैलेंट बैकबोन ऑफ polynucleotide is consist of pentose sugar and phosphate। ठीक है, जब भी आप कभी बैकबोन को देखेंगे, कोवैलेंट बैकबोन को देखेंगे, जहां जहां कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, इस कोवैलेंट बैकबोन को अगर देखें आप, तो इस कोवैलेंट बैकबोन में आपको सिर्फ पेंटोज शुगर नजर आएगी और फॉस्फेट नजर आएगा। आप इतने पोर्शन को देखिए, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस भूल जाइए। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस को एज ए साइड ग्रुप दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एज ए साइड ग्रुप फंक्शन करते हैं, जो कि रेगुलर इंटरवल्स पर एक साइड में लगे होते हैं। आप देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे आपको दिखेंगे। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे दिखे हैं। इनका बैकबोन बनाने में इनका कोई रोल नहीं है। बैकबोन बनाने में जो रोल है वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का है। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो कोवैलेंट बैकबोन होती है वो बनी होती है पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये साइड ग्रुप की तरह रेगुलर इंटरवल्स पे लगे होते हैं। ठीक है, पे एक चीज और देखिए। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ कुछ और चीजें आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो कोवैलेंट बैकबोन है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। द कोवैलेंट बैकबोन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर हाइड्रोफिलिक। ठीक है, क्यों हाइड्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा फॉस्फेट का। ठीक है, फॉस्फेट के पास भी चार्ज ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा 3 प्राइम पे आपको OH दिख रहा है और बहुत सारे OH आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो बहुत सारे OH आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो OH ग्रुप हैं ये सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना ले रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो इसका मतलब ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस फॉस्फेट ग्रुप की, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड होता है और जब ये आयोनाइज्ड होता है तो ये पॉली एनायन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली फॉस्फेट रिच कंटेंट द न्यूक्लिक एसिड्स एग्जिबिट पॉली एनायनिक फॉर्म।
इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर निगेटिवली चार्ज, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये फुलफिल होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यही जो निगेटिव चार्ज है ये हिस्टोन प्रोटीन में जो हाईली बेसिक अमीनो एसिड हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं, उनके साथ में इंटरेक्ट करता है। आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये प्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट होकर न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। दूसरा, कुछ केटायंस हैं जिनके साथ में डीएनए या आरएनए इंटरेक्ट करके इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। तीसरा, या पॉलीएमीन्स के साथ में ये इंटरेक्ट करके इन निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, एसिड्स में जो चार्ज होता है वो किस तरह से न्यूट्रलाइज होता है, हम लोगों ने उसके बारे में बात की। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके सामने आती है कि all nucleotides in polynucleotides have same relative orientation, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑल न्यूक्लियोटाइड्स इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑल न्यूक्लियोटाइड्स इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैव सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन। ठीक है, हैव सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब इनका जो ओरिएंटेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो ओरिएंटेशन होता है विद इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ऑल न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका जो रिलेटिव ओरिएंटेशन होता है वो सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए एग्जिबिट डायरेक्शनलिटी। ठीक है, ये डायरेक्शनलिटी शो करते हैं, गिविंग ईच न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड टू स्पेसिफिक पोलरिटी देते हैं। पोलरिटी मतलब एक साइड पे फॉस्फेट दिखेगा, एक साइड पे OH दिखेगा, एक साइड पे 5 प्राइम एंड दिखेगा, दूसरे साइड पे आपको 3 प्राइम एंड दिखेगा। दैट इज डिस्टिंक्ट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स। फिर से देखिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए एंड आरएनए एग्जिबिट डायरेक्शनलिटी गिविंग each nucleic acid strand a specific polarity and distinct 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स। ठीक है, इसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रोसीड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो हमेशा प्रोसीड करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसीलिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कोई न्यूक्लिक एसिड है और उसके सिंगल स्ट्रैंड को हमें लिखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी न्यूक्लिक एसिड के सिंगल स्ट्रैंड को लिखेंगे तो उसका नियम क्या होता है। ठीक है, उसका क्या नियम होता है, उसका रूल ये होता है कि अगर हम किसी न्यूक्लिक एसिड के सिंगल स्ट्रैंड को लिखने जा रहे हैं तो हमेशा उसका 5 प्राइम एंड लेफ्ट में होगा। क्या 5 प्राइम एंड लेफ्ट में होगा एंड 3 प्राइम एंड जो होगा वो राइट साइड में होगा। मतलब हम स्टार्टिंग हमेशा करेंगे 5 प्राइम एंड से। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसमें, या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसमें 5 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। एक है एडेनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है साइटोसिन, थाइमिन और फिर से एडेनिन। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और हमसे कहा गया कि हमें इसे लिखना है, रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है,
तो हम इसको जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉस्फेट 5 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम में फॉस्फेट है, फिर एडेनिन आएगा, गुआनिन आएगा, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 प्राइम, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप होगा, ठीक है। या फिर इसको अलग तरीके से दूसरे भी तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक इसको लिखा जाता है PA, PG, PC, फॉस्फेट T और फिर फॉस्फेट A। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं लिखने के और सारे ही तरीके ठीक हैं इनको लिखने के, ठीक है। बस आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, लेफ्ट पे आएगा 5 प्राइम डायरेक्शन और राइट पे आएगा 3 प्राइम डायरेक्शन। मतलब जो स्ट्रैंड है उसकी जो पोलरिटी होगी वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ रन करनी चाहिए। ये रूल होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड को लिखने का, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करते हुए हमें लिखना है। मतलब हमारे लेफ्ट में फॉस्फेट वाला पोर्शन आएगा और राइट में जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका OH आएगा, ठीक है। तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH यहाँ पे दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डायरेक्शनलिटी होती है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स में डायरेक्शनलिटी होती है और वो डायरेक्शनलिटी रन करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है। यहां बात चल रही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन नंबर के बाद जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाते हैं तब हम उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उस सर्टेन नंबर से कम अगर न्यूक्लियोटाइड वहां पे जुड़े हैं तब हम उनको कहते हैं ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ए शॉर्ट सीक्वेंस of nucleotides around less than 50 are known as oligonucleotides मीन्स अगर 50 और लेस देन 50 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है तो हम उसको कहेंगे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और अगर मोर देन 50 न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे जुड़ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है साहब। तो ये तो बात रही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, उनमें डायरेक्शनलिटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ ये प्रोसीड करते हैं, किस तरह से इनको लिखा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहली चीज ये है द कोवैलेंट। यहां से क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। द कोवैलेंट बैकबोन ऑफ DNA and RNA are subjected to slow non-enzymatic hydrolysis, ठीक है। अगर सोल्यूशन में DNA और RNA को छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे करके इनकी जो बैकबोन है वो नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू ब्रेक होती रहती है, ठीक है। इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया गया, लोगों ने देखा कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में RNA और DNA को एल्कलाइन सोल्यूशन में रख दिया जाए, किसमें, एल्कलाइन सोल्यूशन में DNA और RNA को रखा गया, DNA एंड RNA को रखा गया, तो ये देखा गया कि जो RNA मॉलिक्यूल थे वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो गए, ठीक है, ये रैपिडली हाइड्रोलाइज हो गए, जबकि DNA हाइड्रोलाइज नहीं हुए, जबकि DNA हो गए, क्या हुआ, नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि DNA स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए इनको एज ए जेनेटिक मटेरियल सिलेक्ट किया गया। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, वहीं पे मैंने आपको बताया था
कि आरएनए जो होता है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, इसीलिए नेचर ने इसको एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके 2 प्राइम पोजीशन पे एक OH ग्रुप होता है जो हाईली रिएक्टिव होता है, और वही रिएक्टिव OH ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्कलाइन सोल्यूशन में। एल्कलाइन सोल्यूशन में आरएनए का जो रैपिडली हाइड्रोलिसिस होती है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम OH ग्रुप इन पेंटोज शुगर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कहां से आ सकता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि क्यों ये जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होती है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? तो पहला प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आरएनए हाइड्रोलिसिस इज साइक्लिक 2,3 मोनो 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है हाइड्रोलिसिस का, फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? तो साइक्लिक 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और ये जो 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स है, ये तुरंत फिर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, ये रिपीटली फिर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किस चीज में? प्रोडक्ट बना। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट किसका? हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बना? साइक्लिक 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और ये 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं मिक्सचर ऑफ 2 and 3 न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का। ठीक है, तो ये होता है जब हाइड्रोलिसिस होती है आरएनए की। ठीक है, डीएनए को जब एल्कली में सब्जेक्ट किया जाता है, मतलब एल्कली में रखा जाता है, तो डीएनए की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, आरएनए की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और रैपिडली हाइड्रोलिसिस होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 प्राइम OH ग्रुप एट द पेंटोज शुगर। और जब ये हाइड्रोलिसिस होती है तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है साइक्लिक 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स, और ये 2,3 मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किसमें? मिक्सचर ऑफ 2 and 3 न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार-गाफ के रूल के बारे में। कर लेते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चार-गाफ्स रूल के बारे में। चार-गाफ्स रूल के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से इसको पढ़ा होगा। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जब ये चैप्टर एंड होने वाला होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो आप बिना क्वेश्चन सॉल्व कराए भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत आसान सा रूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब आपको इस रूल की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इरविन चारगाफ साहब ने किया क्या? इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए आइसोलेट किए। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज मतलब डिफरेंट स्पीसीज से ये इन्होंने डीएनए आइसोलेट किए। डीएनए आइसोलेट करने के बाद इन्होंने क्या किया? एक पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड डेवलप किया सेपरेट करने के लिए, जो भी डीएनए के कंटेंट थे उनको सेपरेट किया, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उनकी स्टडी की। और स्टडी के बाद जो कुछ भी इनका कंक्लूजन हुआ उसको एक रूल के फॉर्म में इन्होंने बनाया। ठीक है, और उस रूल के अकॉर्डिंग पहला रूल था, जो सबसे पहला रूल था, दैट इज
द बेस composition of DNA from different species is different। मतलब अगर डिफरेंट स्पीसीज से डीएनए आइसोलेट करके लाया जाए तो उसमें जो बेस का कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, पहला रूल। दूसरा इन्होंने ये बताया कि द बेस कंपोजिशन ऑफ different tissues of same species is same। ठीक है, ये दूसरा रूल इन्होंने ये बताया, इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द नंबर ऑफ adenine is equals to the number of thymine and number of guanine is equals to the number of cytosine। It means the percentage of adenine is equals to the percentage of thymine and the percentage of guanine is equals to the percentage of cytosine। ठीक है, ये तीसरा रूल था। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, जिसमें से ये वाला जो रूल है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चल के जब हम लोग डीएनए के डबल हेलिक्स की बात करेंगे तो वहां पे इस रूल को और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इस रूल से अराइज होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग पहले डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फर्दर हम लोग किस तरह से यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे रेडियल लूप के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सोलेनॉइड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, और वो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स पे आप लोग बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।